हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ें, फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़कर समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर if the sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole 16 upon 21 find the fraction। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, मतलब एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, तो 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर है उसके ट्वाइस से भी क्या है, एक ज़्यादा है। और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। फिर उसके बाद कह रहा है कि फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल का जो सम है वो क्या है, 2 होल 16 अपॉन 21। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो आखिर फ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा फर्स्ट है स्टेटमेंट, उसमें क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन जो है वो क्या है, न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। तो न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक ज़्यादा है तो हमें क्या मानना है, तो हमें न्यूमरेटर को कोई भी वेरिएबल अज्यूम करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन के सॉल्व करने में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमें एक वेरिएबल ही लेना है। और कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं अल्फ़ाबेट में, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। चलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। और जब हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, डिनोमिनेटर निकालेंगे। यहाँ माने कि लेट द numerator of given fraction is x। तो बच्चों हम लोगों ने न्यूमरेटर को क्या मान लिया है, x मान लिया है। अब न्यूमरेटर की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, तो डिनोमिनेटर निकालेंगे। और डिनोमिनेटर के लिए क्या बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से, यानी कि न्यूमरेटर के 2 गुने से भी एक ज़्यादा है। तो हमारा न्यूमरेटर x हो गया और डिनोमिनेटर हमारा 2x प्लस 1 हो गया। सो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा होगा x अपॉन 2x प्लस 1, यानी न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर 2x प्लस 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब कि फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल का जो सम है वो क्या है, 2 होल 16 अपॉन 21। तो चलिए अब हम फ्रैक्शन का क्या निकालेंगे, रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 अपॉन x। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फ्रॉम क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्या बोल रहा है कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमारा क्या है, x अपॉन 2x प्लस 1, और जो हमारा फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल है उसका सम। तो रेसिप्रोकल क्या है, 2x प्लस 1 अपॉन x, कितना आ रहा है बच्चों, तो 2 होल 16 अपॉन 21। तो ये देखिए स्टेटमेंट की हेल्प से हमें क्या मिल गया है, एक इक्वेशन मिल गया है। अब हम चलिए इसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लाएंगे, देन उसे हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे।
हम साइड में लिख लेते हैं कि हमारा फ्रैक्शन क्या है। तो हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन 2x प्लस 1। बच्चों इन दोनों टर्म को क्या करेंगे, तो इन दोनों हम टर्म को लाइक टर्म में ला करके फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम कि 2x प्लस 1 और x का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स आ जाएगा। और इसे और हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1। बच्चों ये हम ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर कि जो हमें लाइक टर्म में दोनों जो हमारा ये टर्म है उसे हम किस में ला रहे हैं, तो दोनों को हम लाइक टर्म में ला रहे हैं। लाइक टर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो 2x प्लस 1 और x का एलसीएम क्या आ गया है हमारा, तो वो x इंटू 2x प्लस 1 आ गया है। तो दोनों के हम डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, एलसीएम के इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 को हमें एलसीएम के इक्वल बनाने के लिए क्या करना है, तो x से मल्टीप्लाई करनी है। तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x से। जो हमारा सेकंड टर्म है वो क्या है, x। अब x को एलसीएम के इक्वल यानी x मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 के इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करनी है। तो सेकेंड टर्म में हम क्या कर रहे हैं, तो 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें। इक्वल टू, अब ये जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसे जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 58 अपॉन 21। बच्चों हमारा ये दोनों टर्म लाइक टर्म्स में आ गया, इसलिए अब हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 58 अपॉन 21। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसको हम एक्सपेंड करने के लिए कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो हम आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a हमारा क्या है 2x और b हमारा क्या है 1। तो इसमें हम कौन सा आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा, x से पहले 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और x से 1 में करेंगे तो x। इधर हमारा क्या है 58 अपॉन 21। से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1 दैट इज 4x प्लस 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 58 अपॉन 21।
बच्चों अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 21 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। 58 से हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x को। 21 5 100 5x स्क्वायर 21 4 84x प्लस 21। 58 2 116 x स्क्वायर प्लस 58 मल्टीप्लाई x 58x। अब हम इन सारे टर्म्स को जो है बच्चों एक साइड कर देंगे और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वो हमें ध्यान देना है कि जो एक्स स्क्वायर का टर्म है जो कम होगा उसको हम ज़्यादा की तरफ ले जाते हैं। तो इन सारे टर्म्स को जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसे हम किधर ले जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं। 116 एक्स स्क्वायर प्लस 58x माइनस 105 एक्स स्क्वायर जब राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 105 एक्स स्क्वायर और प्लस 84x जब राइट में आएगा तो ये माइनस 84x प्लस 21 जब राइट साइड में आ जाएगा तो माइनस 21 इक्वल टू 0। हम इसे लिख सकते हैं 116 एक्स स्क्वायर माइनस 105 एक्स स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 11 एक्स स्क्वायर और 58 एक्स माइनस 84 एक्स को हम लिख सकते हैं 26 माइनस 26x माइनस 21 इक्वल टू 0। बच्चों ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद हम x की वैल्यू की हेल्प से फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है यहाँ 11x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21 इक्वल टू 0। बच्चों मैं आप लोगों को पहले ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता चुकी हूँ, उसी की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करने के लिए तो टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करनी है। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी 11x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 21 तो हमें क्या मिलता है 231x स्क्वायर यानी 11x स्क्वायर और माइनस 21 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है माइनस 231x स्क्वायर। बच्चों हम लोगों ने क्या किया, टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया है सबसे पहले। अब इसके बेस पे जो प्रोडक्ट आया हमारे उसके बेस पे हमें मिडिल टर्म जो है उसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो हमारा मिडिल टर्म क्या है तो माइनस 26x है। तो यहाँ पर क्या है नंबर 231। तो आप
कैसे इसको दो पार्ट में करेंगे, उसके लिए सबसे इजी मेथड क्या है कि आप जो प्रोडक्ट आया उसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो चलिए इसका हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। तो 3 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, 3 7 जा 21 एंड 3 7 जा 21। अब 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 1 जा 11। तो बच्चों ये क्या आ गया, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका प्राइम फैक्टर आ गया। अब हमें ध्यान ये देना है, जो मिडिल टर्म है उसे हमें सिर्फ 2 पार्ट में बांटना है, जिससे कि मल्टीप्लाई करने पर ये प्रोडक्ट आ जाए और जब हम इसका सम निकालें दोनों टर्म्स का तो हमें मिडिल टर्म आ जाए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 7 और 11 को हम लिख सकते हैं -33 प्लस 7। बच्चों -33 प्लस 7 इक्वल टू क्या आता है हमारा, -26। अगर हम इन दोनों में x लगा दें तो -33x प्लस 7x को हम क्या लिख सकते हैं, -26x, जो कि हमारे किसके इक्वल है, तो मिडिल टर्म के इक्वल है। तो इसे हम लिखेंगे इक्वेशन को 11x² -33x प्लस 7x -21 इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं -33x और 7x को, तो हमें किसके इक्वल मिलता है, तो जो प्रोडक्ट है x² टर्म और कांस्टेंट टर्म का उसके इक्वल आएगा। और जब हम इन दोनों का सम निकालेंगे तो मिडिल टर्म के इक्वल आ जाएगा। अब फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन लेते हैं 11x। तो फर्स्ट टर्म में से हम 11x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा हमें, x माइनस सेकेंड टर्म में से हम 11x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, -3। थर्ड और फोर्थ टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, 7। थर्ड टर्म में क्या बच रहा है, x, और फोर्थ टर्म में 3। हमें ये हमेशा ध्यान देना है कि फर्स्ट 2 टर्म से जो कॉमन आया है, फैक्टर एक कॉमन आया है, सेम वही फैक्टर जो है हमें थर्ड और फोर्थ टर्म में से कॉमन लेने पर आना चाहिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x -3। तो x -3 हम कॉमन लेते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, 11x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 फैक्टर आ गया है। फर्स्ट फैक्टर है x -3 और सेकेंड फैक्टर है हमारा 11x प्लस 7। तो दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x -3 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 3, एंड 11x प्लस 7 इक्वल टू 0, दैट इज 11x इक्वल टू -7, एंड x इक्वल टू -7/11। बच्चों यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यू मिल गई है, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -7/11। लेकिन यहाँ पर हम x इक्वल टू -7/11 नहीं लेंगे, क्योंकि x क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से x एक जो है नेचुरल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसलिए हम क्या करें, इस नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, x के इस नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, बिकॉज x is a natural number. So x equal to -7/11. It is not possible because x is a natural number
तो हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं बच्चों, 3। सो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा क्या था, x अपॉन 2x प्लस 1। x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, 3/6 प्लस 1 यानी कि 3/7। देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/7। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ 2-digit नंबर इज 4 times द सम एंड 3 times द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। मतलब 2 डिजिट एक नंबर है जो कि अपने डिजिट्स के सम के 4 टाइम्स के इक्वल है और डिजिट्स के प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के इक्वल है। तो हमें क्या निकालना है, उस नंबर को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 2 डिजिट नंबर है इसलिए हम यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको एज्यूम करेंगे, फिर उससे हम नंबर बनाएंगे। लेट द डिजिट्स ऑन यूनिट्स प्लेस and tens place be x and y respectively। बच्चों नंबर लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि कैसे हम अल्फ़ाबेट की हेल्प से जो है 2 डिजिट नंबर को लिखते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं 64। तो 64 को जब हम एक्सपेंडेड, 64 क्या है, एक 2 डिजिट्स नंबर है और जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो 6 × 10 यानी कि ये हमारा 4 जो है वो क्या है, यूनिट प्लेस पे है और 6 जो है हमारा टेंस प्लेस पे है, इसलिए हम 6 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, और 4 में जो कि यूनिट प्लेस पर है उसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से। तो इस तरह से हम जो नंबर होता है 2 डिजिट्स नंबर जो है उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो इसलिए हमारा नंबर क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे हम लोगों ने क्या माना है, x, और टेंस प्लेस पे y, यानी कि 10y प्लस x मल्टीप्लाई 1 दैट इज 10y प्लस x, यानी हमारा 2 डिजिट्स नंबर क्या है, 10y प्लस x। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं आगे। क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर जो है वो 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स है, यानी कि नंबर हमारा क्या है, सबसे पहले 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट। दूसरा जो कंडीशन वो है, नंबर और किसके इक्वल है, तो 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। नंबर और किसके इक्वल है,
3 times द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। तो इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। 10y प्लस एक्स इक्वल टू 4x प्लस 4y। इसे हम लिख सकते हैं 4y को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे और x को हम राइट साइड में ले जाएंगे। ये आ जाएगा हमारा 6y इक्वल टू 3x और इसे हम लिख सकते हैं 6y अपॉन 3 इक्वल टू x। सो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया यहाँ पर 2y, 3 2 6, यानी हम क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 2y। अब चलिए इस x इक्वल टू 2y का हम यूज़ किस में करेंगे, तो ये सेकंड पार्ट में करेंगे। हमें x की वैल्यू क्या है यहाँ पे मिला है 2y, तो जहाँ पर x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे 2y। 10y प्लस x की जगह हम क्या लिख रहे हैं 2y, 3 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई y। जहाँ जहाँ x था हम लोगों ने क्या पुट किया है 2y, जो कि हमें फर्स्ट कंडीशन से मिला है सॉल्व करके। इसे हम लिख सकते हैं 10y प्लस 2y 12y इक्वल टू 3 2 6y स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 6y स्क्वायर। 12y को राइट साइड ले जाएंगे, 12y इक्वल टू 0। दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे 6y, तो हमें क्या मिल जाता है 6y। जब फर्स्ट टर्म में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y, और सेकेंड टर्म में से जब हम 6y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें दो फैक्टर मिल गया है, एक y इक्वल टू 0 और दूसरा जो है y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2। अब बच्चों ये ध्यान देना है हमें कि y जो है वो क्या है कि डिजिट ऑफ टेंस प्लेस है। तो डिजिट ऑफ टेंस प्लेस जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है 2 डिजिट्स नंबर है। तो 2 डिजिट्स नंबर है तो जो हमारा टेंस प्लेस का डिजिट है वो कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए हम y का वैल्यू 0 जो है वो नहीं लेंगे। तो हम y की कौन सी वैल्यू लेंगे, तो y इक्वल टू हम 2 लेंगे और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो हमें y क्या मिल गया है 2। अब हम y की वैल्यू की हेल्प से क्या निकालेंगे x की वैल्यू। यहाँ पे x इक्वल टू हमारा क्या था 2y। सो हम क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 2y, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। हमें दोनों यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों की वैल्यू मिल गई है, यानी x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। देयरफॉर हमारा नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर इक्वल टू 10y प्लस एक्स वाई की वैल्यू पुट करते हैं 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 से हम लिख सकते 10 2 20 प्लस 4 दैट इज 24, यानी हमारा नंबर क्या आ गया 24। चलिए अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज 394, फाइंड देम। मतलब टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर्स का सम क्या दिया हुआ है, 394। तो हमें वो पता करना है कि वो दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स अज्यूम करेंगे। तो लेट टू consecutive odd positive integers be 2x minus 1 and 2x plus 1। अब बच्चों आप लोगों को लगेगा कि आखिर हम लोगों ने टू consecutive odd पॉजिटिव इंटीजर्स 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 क्यों एज्यूम किया है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से में जो हमारा ऑड नंबर होता है इवन, एक इवन से पहले और दूसरा जो है इवन के बाद होता है। तो अगर हम कोई भी इवन नंबर 2x लेते हैं तो एक जो है वो क्या होगा कि उससे एक कम होगा और दूसरा जो ऑड नंबर होगा वो उससे एक ज़्यादा होगा। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं 3 4 5 में 3 4 5 में 4 हमारा क्या है, इवन नंबर, और इवन नंबर से एक पहले क्या है, ऑड नंबर, और एक इवन नंबर के बाद फिर से क्या आया, फिर से ऑड नंबर आया। तो इसलिए अगर हम 2x एक इवन नंबर लेते हैं तो 2x से एक कम हमारा ऑड नंबर होगा और दूसरा जो होगा वो 2x से एक ज़्यादा होगा। इसलिए जब भी हमें कोई ऑड कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स एज्यूम करना होता है तो एक हम 2x माइनस 1 लेते हैं और दूसरा हम 2x प्लस 1 लेते हैं, क्योंकि इवन नंबर को हम हमेशा क्या लेते हैं, 2x, क्योंकि इवन नंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ 2। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आ गया, एक 2x माइनस 1 और दूसरा जो है वो 2x प्लस 1। फ्रॉम क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दोनों के स्क्वायर्स का सम, फर्स्ट हमारा ऑड नंबर है 2x माइनस 1, उसका स्क्वायर लिया हम लोगों ने, देन प्लस का साइन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 394। यानी दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का सम, पहले स्क्वायर किया फिर दोनों को ऐड कर दिया, वो किसके इक्वल है, 394 के इक्वल है। अब चलिए हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा किस आइडेंटिटी पे है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है ये। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, 2x माइनस 1 के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से हम यहाँ देख रहे हैं हमारा ये किस आइडेंटिटी पे है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर पर है ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों देखिए हम 2x माइनस 1 होल स्क्वायर के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और 2x प्लस 1 होल स्क्वायर के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a हमारा 2x है और b हमारा 1 है। यहाँ a 2x है और b 1 है। उसी तरह से हम 2x प्लस 1 होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a स्क्वायर 2x
होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर that is square of 1 equal to 394. 2x whole square that is 4x square minus 2 multiply 2x multiply 1 4x plus 1 square 1 plus square of 2x 4x square plus 2 into 2x into 1 4x square of 1 1 equal to 394. अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा ये 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 394. अब यहाँ देख रहे हैं माइनस 4x और प्लस 4x, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. अब हमारे पास क्या बच गया 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1. तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 8x स्क्वायर. उसी तरह से 1 प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 394. को हम राइट साइड में ले जाएंगे. 394 माइनस 2 इक्वल टू 392 और 8x स्क्वायर इक्वल टू 392. इसे हम लिख सकते हैं 392 अपॉन 8. आप 8 से इसमें डिवाइड करते हैं तो 8 9 जा 32 8 9 जा 72. that is x square equal to 49 and x square equal to square of 7. so x equal to 7. इस तरह से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई है 7. अब हम इस x की वैल्यू से हम क्या निकालेंगे 2 consecutive odd positive integers. so 2x minus 1 equal to 2 multiply 7 minus 1 that is 14 minus 1 equal to 13 and 2x plus 1 equal to 2 multiply 7 plus 1 equal to 14 plus 1 that is 15. therefore 2 consecutive or positive integers are 13 and 15. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. Next question number 4 here. The speed of a boat in still water is 15 km per hour. It can go 30 km
अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि जो एक बोट है जिसका स्टिल वाटर में कितना स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, और जब वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट, मतलब 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 30 किलोमीटर वो जब डाउन स्ट्रीम चलता है तो ओरिजिनल पॉइंट तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लग जाता है 4 आवर्स 30 मिनट्स। अगर हम ऐसे कहें कि कोई जो बोट है वो पहले ए से बी गई, फिर बी से ए रिटर्न होकर के वापस आई, तो इसको कितना टाइम लगा 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। मतलब ये होल जर्नी में ए टू बी जाने में और बी से फिर वापस ए आने में कितना टोटल टाइम लगा है 4 आवर्स 30 मिनट्स। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है। हमें दिया हुआ क्या है, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टीम। क्वेश्चन नंबर 4 है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर is 15 km per hour. It can go 30 km upstream and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. मैं यहाँ क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर कितना है 15 किलोमीटर पर आवर, और ये अप स्ट्रीम कितना डिस्टेंस कवर करता है 30 किलोमीटर एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट, और डाउन स्ट्रीम में भी 30 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करता है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मिला करके उसको कितना टाइम लगा है 4 आवर्स 30 मिनट्स। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बच्चों स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब हुआ कि स्टिल वाटर के जब हम फ्लो को इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ क्या है वहाँ स्पीड ऑफ अ बोट है, तो वो कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि फ्लो ऑफ रिवर। अप स्ट्रीम का मतलब हुआ कि जब बोट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जब बोट रिवर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ कि जब बोट और रिवर का जो फ्लो डायरेक्शन है वो क्या है, दोनों अपोजिट है। कहने का मतलब है कि जैसे कोई बोट जो है वो पॉइंट ए से चली, फिर पॉइंट बी पे गई, देन रिटर्न होकर फिर से पॉइंट ए पर वापस आई, तो इन दोनों जर्नी में यानी ए से बी तक जाने और बी से फिर वापस ए तक आने में उसको कितना टोटल टाइम लगा है 4 आवर्स 30 मिनट्स। तो हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। इसलिए हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, क्योंकि बोट और रिवर दोनों का फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। बच्चों अब हमें स्पीड पता हो गया है, तो सबसे पहले हम क्या है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम
दोनों में लगे टाइम को अलग अलग निकालेंगे, फिर उसके बाद हम दोनों के टोटल इक्वल टू क्या लिख देंगे, 4 hours 30 minutes. सो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हमें टाइम निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना कवर करता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, 30 किलोमीटर. तो यहाँ हम टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम में क्या लिख सकते हैं, 30/15 माइनस एक्स, और टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/15 प्लस एक्स आर. From question, टोटल टाइम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कितना लगा है हमें, 4 hours 30 minutes. 4 hours 30 minutes को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 4 whole 1/2 hours, that is 9/2 hours. From question, total time taken to go upstream and downstream इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2 hours. यहाँ पे हमारा कितना टाइम लगा है अप स्ट्रीम में, तो 30/15 माइनस एक्स, और अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, 30/15 माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा है, 30/15 प्लस एक्स इक्वल टू कितना है, 9/2. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. यहाँ हम देख रहे हैं कि 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स है, तो इन दोनों को हम लाइक टर्म में ला करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो लाइक टर्म में लाने के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं. तो 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 15 प्लस एक्स. तो चलिए इन दोनों के डिनोमिनेटर को हम क्या बनाएंगे लाइक टर्म में लाने के लिए, इक्वल टू एलसीएम यानी 15 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 15 प्लस एक्स. तो इसे हम 15 माइनस एक्स को हम एलसीएम के इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं, तो 15 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे. उसी तरह से 15 प्लस एक्स को एलसीएम के इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, 15 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे.
बच्चों अब हम इसे लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई 15 प्लस एक्स प्लस 30 मल्टीप्लाई 15 माइनस एक्स अपॉन 15 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 15 प्लस एक्स इक्वल टू 9/2। अब हम क्या करेंगे, 30 से 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 450। 30 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x। 30 से 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 450। 30 से माइनस x में करेंगे तो -30x अपॉन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा किस आइडेंटिटी पे सेट हो रहा है, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी पे सेट हो रहा है। तो हम 15 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 15 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 9/2। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस 30x और माइनस 30x कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा है 450 प्लस 450 यानी कि 900 अपॉन 15 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 900 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 225 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों हम 9 को लेफ्ट साइड में लाएंगे, ये हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9 इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 से इसे जब हम कैंसिल करते हैं तो क्या मिलता है 100। 9 को 900 से कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 100। हम इसे लिख सकते हैं 200 इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड ले आइए और 200 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -200 एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारा 225 माइनस 200 दैट इज 25। और इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस 5। आप चाहें तो इसे एक स्टेप में और बढ़ा सकते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 5, सो x इक्वल टू प्लस माइनस 5। बच्चों स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम x इक्वल टू -5 नहीं लेंगे। x इक्वल टू -5 कैन नेवर बी पॉसिबल so x equal to 5, therefore speed of the stream is 5 किलोमीटर पर आवर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कार मूव्स डिस्टेंस ऑफ 2592 किलोमीटर with uniform speed. The number of hours taken for the journey is 1/2 the number representing the speed in kilometer per hour. Find the time taken to cover the distance. एक कार जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है 2592 किलोमीटर, किस स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से। नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी, जो टाइम है जो इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगता है वो कितना है
तो 1/2 द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड, मतलब जो स्पीड है उसका 1/2 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, टाइम, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, मतलब इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि हमें दिया हुआ क्या है, तो गिवन डिस्टेंस इक्वल टू 2592 किलोमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें टाइम फाइंड करना है। तो हम इसे क्या एज्यूम कर लेंगे, टी। लेट द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इक्वल टू टी आवर्स। सो स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ हमारा डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 2592, और टाइम हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है, तो टी, यानी स्पीड इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2592 अपॉन टी, ये हमारा क्या आ गया है, स्पीड। अब हम फ्रॉम क्वेश्चन देखें कि जो नंबर ऑफ आवर्स है, यानी टाइम जो है वो स्पीड का क्या है, 1/2 है। फ्रॉम क्वेश्चन टाइम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई स्पीड। अब हमारा टाइम यहाँ पे क्या लिया है हम लोगों ने, टी, तो टाइम हम लोगों ने लिया है टी, और स्पीड हमारा क्या आ गया है, 2592 अपॉन टी। हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 2592 अपॉन 2t। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t² इक्वल टू 2592, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, t² इक्वल टू 2592 अपॉन 2। ये 2 जो है हम किधर ले जाएंगे, राइट साइड में, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12, यानी कि t² इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 1296। अब हम बच्चों इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 1296 का प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टर निकाल, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो हमारा 1296 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, हम इसे पेयर में लिखेंगे, 2² मल्टीप्लाई 2² मल्टीप्लाई 3² मल्टीप्लाई 3²। इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होल स्क्वायर, दैट इज
टी स्क्वायर इक्वल टू 36 होल स्क्वायर, सो टी इक्वल टू 36। यानी कार को 2592 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग गया? 36 आवर्स। देयरफॉर टाइम टेकन इज 36 आवर्स। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर 4 years, hence the product of their ages in years will be 160, find their present age। एक गर्ल है जिसकी एज जो है वो उसकी सिस्टर से कितनी है? ट्वाइस है, यानी 2 गुनी है। 4 साल के बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 160। तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है कि गर्ल की जो एज है वो सिस्टर की एज की क्या है? ट्वाइस है। तो हम किसकी एज अज्यूम करेंगे? तो सिस्टर की एज अज्यूम करेंगे। लेट द एज ऑफ सिस्टर be x years, so गर्ल्स एज क्या हो जाएगा? 2x, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि गर्ल की एज जो है वो क्या है? ट्वाइस एज सिस्टर। आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years सिस्टर्स एज क्या हो जाएगा? x + 4 एंड गर्ल्स एज 2x + 4 years। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों के एजेस का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना है? 160। फ्रॉम क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इक्वल टू 160। तो सिस्टर की एज क्या हो गई? 4 years के बाद x + 4 और गर्ल्स की एज है 2x + 4 इक्वल टू 160। सबसे पहले हम x से 2x में और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², x से 4 में करेंगे तो 4x, फिर हम 4 से 2x और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से जब हम 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, 4 से 4 में करेंगे तो 16 इक्वल टू 160। इसे हम लिख सकते हैं 2x², 4x + 8x 12x + 16, और 160 को हम राइट साइड से किस साइड ले आएंगे? लेफ्ट साइड में, -160 इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं 2x²
यहाँ पे हम प्रेजेंट एज फाइंड करना है, इसलिए प्रेजेंट एज भी लिख सकते हैं। सो गर्ल्स प्रेजेंट एज। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस 12x 16 माइनस 160 इक्वल टू माइनस 144 इक्वल टू 0। बच्चों थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इन तीनों टर्म में से क्या कॉमन लेंगे, 2, क्योंकि इन तीनों टर्म में क्या है, 2 हमारा कॉमन फैक्टर है। तो 2 जब हम कॉमन लेते हैं तीनों टर्म में से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x² और 12x में क्या बच जाएगा, 6x और 144 में क्या बच जाएगा, 72 इक्वल टू 0। ये 2 जो है हमारा राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, 0। आ गया हमारा x² प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टर्म ऑफ x² और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो x² और माइनस 72 को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है, माइनस 72x²। अब माइनस 72x² जो हमारा x² टर्म और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आया है, तो इस प्रोडक्ट के इक्वल हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, यानी कि जब मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में, तो ऐड करने पे हमारा 6x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आना चाहिए, माइनस 72x²। यानी मिडिल टर्म का 2 पार्ट में जो डिवीज़न होगा उसमें सम 6x और प्रोडक्ट माइनस 72x² आना चाहिए। तो चलिए हम सब जो प्रोडक्ट है हमारा उसमें 72 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। बच्चों हम फैक्टर इसलिए निकालते हैं, इससे हमें थोड़ा सा ये 2 नंबर जो हमें चूज़ करना है वो इसलिए हम इस फैक्टर से डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया है फैक्टर, 2 2 2 एंड 3 3। तो हमें यहाँ पे क्या लाना है, प्लस 6x। तो इस तरह से अगर हम 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12 एंड बचा क्या, 2 और 3 यानी 2 3 जा 6। हम इस फैक्टर्स को क्या लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 72 एंड 12 माइनस 6 इक्वल टू 72। यानी हमारा जो 2 नंबर है, दो मिडिल टर्म का जो डिवीज़न पार्ट है वो क्या है, एक है हमारा 12 और दूसरा पार्ट क्या है, 6। इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72। अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम 12x में से 6x माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6x। और जब हम 12x में माइनस 6x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस 72x²। अब हम फर्स्ट 2 टर्म में से और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में हम क्या कॉमन लेंगे, x। तो हमारा फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, x। सेकेंड टर्म में 12। थर्ड और फोर्थ टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस 6। हमें ये ध्यान देना होता है कि जो हमारा फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेने पर जो आया फैक्टर, वही सेम फैक्टर हमें लास्ट 2 टर्म में भी आना चाहिए। तो हम माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस 6x में क्या बचेगा, x।
और -72 की जगह क्या बचेगा, +12 इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि दोनों टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, x + 12। तो अब हम दोनों टर्म में से क्या कॉमन लेंगे, x + 12। तो हमारा फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, x, और सेकंड में -6 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर है, x + 12 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -12। एज को हम कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते, सो x इक्वल टू -12 इज नॉट पॉसिबल। एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। सो सेकेंड फैक्टर, x - 6 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 6। तो जो सिस्टर का एज हम लोगों ने लिया था वो क्या था, x ईयर्स। सो सिस्टर प्रेजेंट एज क्या आ गया, 6 ईयर्स। सो गर्ल्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 2 × 6 यानी कि 12 ईयर्स। सो sisters present age equal to 6 years and girls present age equal to 2 × 6, that is 12 years। बच्चों ये उम्मीद करते हैं ये कुछ सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, और उसका हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल आता है हमारे दिमाग में क्या आता है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, क्योंकि अगर हम ए बी सी को राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, वेयर बी जो है हमारा क्या है, पॉइंट 90 डिग्री, यहाँ पॉइंट बी पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो ए सी हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और ए बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और बी सी हमारा क्या है, बेस है। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका हाइपोटेन्यूज कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, लेट ए बी, और परपेंडिकुलर और बेस दोनों में से एक को हम एक्स एज्यूम कर रहे हैं, ताकि हमें, अगर हम परपेंडिकुलर को एक्स लेंगे और हाइपोटेन्यूज हमें पता है तो पेरीमीटर के हेल्प से हमें बेस मिल जाएगा। तो हम हमारा ए बी यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, और इसे हम क्या ले रहे हैं, एक्स सेंटीमीटर, और हमें गिवन क्या क्या है,
पेरीमीटर हमें गिवन है कितना है वो 60 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है 25 सेंटीमीटर ना। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स। तो हमारा 3 साइड्स क्या क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बच्चों हमें पेरीमीटर गिवन है वो है 60 सेंटीमीटर। ए बी को हम लोगों ने क्या लिया है? परपेंडिकुलर, और उसको क्या एज्यूम किए हैं? एक्स। बी सी हमारा क्या है? बेस है, और सी ए हमारा हाइपोटेन्यूस है जिसकी वैल्यू क्या गिवन है? 25 सेंटीमीटर। x और 25 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। 60 माइनस एक्स माइनस 25 इक्वल टू बी सी, यानी हमारा बेस क्या आ गया? 35 माइनस एक्स सेंटीमीटर। इस तरह से हमें परपेंडिकुलर पता चल गया कि x सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूस जो है वो 25 सेंटीमीटर है, और बेस हमारा क्या आ गया है? 35 माइनस एक्स। अब हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, जिससे हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू BC में पुट करके बेस फाइंड करेंगे। बच्चों हम लोग पहले यहाँ पर लिखते हैं हमारा परपेंडिकुलर क्या है? x सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है? 25 सेंटीमीटर, और बेस हमारा क्या आ गया है? 35 माइनस एक्स सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस के इक्वल होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ये हमारा क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है? 25 होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा एक्स स्क्वायर, बेस हमारा क्या है? 35 माइनस एक्स होल स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 25 625 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a हमारा क्या है? 35, और b हमारा क्या है? x। तो 35 माइनस x होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 625 इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ 35 1225
माइनस 70x प्लस एक्स स्क्वायर। 625 को हम राइट साइड में ले आएंगे और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 1225 माइनस 625 इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 70x 1225 माइनस 625 क्या हो जाएगा 600 इक्वल टू 0। अब हम थोड़ा सा सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों टर्म में से 2 कॉमन ले लेंगे। तीनों में क्योंकि क्या है कॉमन फैक्टर 2, जब 2 कॉमन लेते हैं तो 2x स्क्वायर में क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, 70x में क्या बचेगा 35x प्लस 600 में क्या बचेगा 300 इक्वल टू 0। ये 2 हमारा राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इक्वल टू 0। बच्चों फिर से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स स्क्वायर टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम एक्स स्क्वायर को जब 300 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 300x स्क्वायर। अब जो हमारा मिडिल टर्म है हम इस प्रोडक्ट के बेस पर उसे स्प्लिट करेंगे, 2 पार्ट में क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे। तो हम कैसे पता करें कि आखिर वो दोनों नंबर क्या है, तो जो प्रोडक्ट आया है हमारा 300 में जो नंबर है उसका हम क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर। 2 5 10 2 7 14 2 5 10 3 2 6 3 5 15 5 5 25। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिल गया फैक्टर 2 2 3 5 5। अब हम इसे लिख सकते हैं 2 2 5 यानी कि 20 और फिर क्या बचा हमारा 3 इंटू 5 यानी कि 3 5 15। अगर हम -20 और -15 दोनों का सम निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है -35 और -20 और -15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 300। तो इस तरह से हमें 2 नंबर पता चल गया जिसके बेस जो मिडिल टर्म है हमारा 35x उसको हम किस 2 नंबर में डिवाइड करेंगे तो 20 और 15। एक्स स्क्वायर माइनस 35x को हम क्या लिख सकते हैं -20x माइनस 15x प्लस 300 इक्वल टू 0। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि अगर हम -20x और -15x का सम निकालते हैं तो क्या आता है -35x और -20x और -15x को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 300x स्क्वायर। अब हम फर्स्ट 2 टर्म में से और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर और -20x में से हम क्या कॉमन लेंगे x। तो एक्स स्क्वायर में क्या बचेगा x और -20x में से जब हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा -20। उसी तरह से हमें ध्यान देना होता है कि जो फर्स्ट 2 टर्म में जो कॉमन फैक्टर आया है सेम फैक्टर जो है हमें लास्ट 2 टर्म से भी आना चाहिए। तो हम -15x और 300 में से क्या कॉमन लेंगे -15 जब हम कॉमन लेंगे तो -15x में क्या बचेगा x और 300 में क्या बचेगा 20 तो 0। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों टर्म में कौन सा कॉमन फैक्टर है x -20। तो दोनों टर्म में से जब हम x -20 कॉमन लेते हैं
तो क्या बचता है हमारा फर्स्ट टर्म में x और सेकेंड टर्म में क्या बचता है -15। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, दो फैक्टर आ गया। सो हम लिख सकते हैं x - 20 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 20 एंड x - 15 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 15। इस तरह से हमें परपेंडिकुलर जो कि हम x लिए थे, तो परपेंडिकुलर की दो वैल्यू आ गई है, एक है 20 और दूसरा क्या है 15। तो हमें पता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर हमारा बेस क्या है 35 - x और हमारा परपेंडिकुलर क्या है x। तो एक बार हम परपेंडिकुलर 20 लेके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, देन हम एक बार परपेंडिकुलर 15 लेके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। When P इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी परपेंडिकुलर जब हमारा 20 सेंटीमीटर है, बेस हमारा क्या हो जाएगा 35 - 20 दैट इज 15 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी परपेंडिकुलर हाफ, बेस हमारा क्या है 15 और यानी परपेंडिकुलर हाइट हमारे क्या है 20, 2 10 जा 20, सो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से हम परपेंडिकुलर क्या लेके अब सॉल्व करेंगे, परपेंडिकुलर अब हम 15 सेंटीमीटर लेंगे, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा 35 - 15 दैट इज 20 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाफ बेस हमारा क्या है 20, हाइट यानी परपेंडिकुलर हमारा क्या है 15, 2 10 जा 20, सो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों केस में हमारा एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि जो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है किसका, प्लॉट का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ब्रेथ एज्यूम कर लेंगे कि ब्रेथ क्या है। सबसे पहले हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x मीटर। सो जब ब्रेथ हमारा x है तो लेंथ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। सो लेंथ
इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 1 मीटर। बच्चों और हमें दिया हुआ क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। फ्रॉम क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। और लेंथ हमारा क्या है, 2x प्लस 1। ब्रेथ क्या है, x। हम यहाँ लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। लेंथ हमारा क्या है, 2x प्लस 1 और ब्रेथ हमारा क्या है, x मीटर। इसे हम लिख सकते हैं 528 इक्वल टू x से 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, x से 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x। हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x। 528 को हम राइट साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -528 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम टर्म x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, माइनस 1056 एक्स स्क्वायर। जब हम एक्स स्क्वायर टर्म और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, -1056 एक्स स्क्वायर। अब हम इसे दो पार्ट में स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1056 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11। अब हमारा जो ये प्राइम फैक्टर आया हम इसे दो पार्ट में करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और दूसरा पार्ट क्या बनाएंगे 3 11 जा 33। इसका मतलब हम 1056 को क्या लिख सकते हैं 33 x माइनस 32x। इससे हमारा क्या आ जाएगा x और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 33x और माइनस 32x को तो हमें क्या मिलेगा -1056 एक्स स्क्वायर। यानी हमारा दो पार्ट जिसमें हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है वो क्या है 32 और 33। इसे लिखेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। बच्चों ये देखिए
जब हम 33x में से 32x को माइनस करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा x, और जब 33x में हम -32x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -1056x²। अब हम फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन लेंगे, x, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 2x और सेकेंड में क्या बचेगा 33। हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो फर्स्ट टू टर्म से हमें जो एक फैक्टर आया है वही सेम फैक्टर हमें लास्ट टू टर्म में से भी मिलना चाहिए। थर्ड और फोर्थ टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, -16, तो थर्ड टर्म में क्या बचेगा 2x और फोर्थ टर्म में क्या बचेगा +33 = 0। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो 2x + 33, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा x - 16 = 0। इस तरह से हम लिख सकते हैं 2x + 33 = 0, यानी 2x = -33, सो x = -33/2। यहाँ हम लिख सकते हैं x - 16 = 0 एंड x = 16। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम x = -33/2 नहीं लेंगे, हम x की वैल्यू क्या लेंगे 16, यानी कि हमारा जो ब्रेथ है वो क्या आ गया, सो ब्रेथ = 16 मीटर। देयरफॉर लेंथ क्या आ जाएगा 2 × 16 + 1, क्योंकि लेंथ हमारा क्या था 2x + 1, ये आ जाएगा 2 × 16 = 32 + 1 यानी 33 मीटर। यानी हमारा लेंथ क्या आ गया 16 मीटर और ब्रेथ हमारा क्या आ गया 16 मीटर और लेंथ क्या आ गया हमारा 33 मीटर। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर समझ आया होगा और क्वेश्चन भी का सॉल्यूशंस भी समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।